बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश पार्ट 1 के हवाले से। आज उसी सिलसिले का चौथा लेक्चर बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश पार्ट 1 के बारे में डिटेल हम जान चुके हैं। फंक्शनैलिटी ऑफ इंग्लिश, ख़ास तौर पर कॉन्सेप्चुअल वर्किंग जो है इंग्लिश के अंदर, उसे डील किया हमने पहले दूसरे लेक्चर में। इस तरह तीसरे लेक्चर में हमने सेंटेंसेस को, उसके पार्ट्स को, उसकी बेसिक काइंड्स को डिस्कस किया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है जो कि सेंटेंसेस जीर की फाइनल कैटेगरी को डील करेगा। हम फंक्शनल इंग्लिश के बारे में जान रहे थे। फंक्शनल इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1 का पहला सवाल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डील किया हमने बोला कि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक जुज़ ए होता है और एक जुज़ बी होता है। ए जुज़ जो होता है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपके पास छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनके आपने 2 लाइनों में, 1.5 लाइन में, 2.5 लाइन में जवाब देना होता है। और उसके बाद आपके पास इसी सवाल का दूसरा पोर्शन होता है। उस पोर्शन में आपका डू एज डायरेक्ट का हिस्सा होता है, जिसमें बताया जाता है कि जैसी डायरेक्शन दी गई है आपको, उसी डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग हदायत पे अमल करें और जवाब दें। हमारा जो लेक्चर आ रहे हैं वो बेसिकली ए पार्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें हमने सबसे पहले सेंटेंस को डील किया कि सेंटेंस क्या होता है। ये हमने देखा। पहला जो था कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन की हमने। सेंटेंस के बारे में जाना। एक जुमला होता है जो लफ्ज़ों की अरेंजमेंट का नाम है, लेकिन ऐसी अरेंजमेंट जो कि मुकम्मल सेंस दे, समझ दे, जिसको समझ ले और बंदा बात को क्लियर करे कि हाँ इस फिक्रे में ये बात कही गई है, यानी उसमें समझ अच्छी पाई जाती है। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी, इंस्टांसेस के ज़रिए हमने उसको मज़ीद समझा। उसके बाद हमने दूसरा सवाल जो डिस्कस किया वो बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमने जानने की कोशिश की कि एक सेंटेंस जो होता है वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें हमने देखा कि हमारे पास आया कि 2 तरह के पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। उसमें एक पार्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट हमने देखा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को हमने डिफ़ाइन किया फिर कि सब्जेक्ट वो बंदा, वो जगह, वो शय जो फ़िक्रे के अंदर काम करती है या करता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, काम करने वाला, फाइल। दूसरा हिस्सा था हमारे पास, दूसरा पार्ट था प्रेडिकेट। वो प्रेडिकेट के बारे में हमने जाना कि प्रेडिकेट से मुराद वो वाले लवाज़मात हैं एक फ़िक्रे के अंदर पाए जाने वाले, वो वाले लवाज़मात, वो वाले अनासर जो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट का नाम दे देते हैं। ये पोर्शन हमने देखा। उसके बाद हमने तीसरा सवाल जो हमारे पास आया वो आया कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है उसकी कितनी किस्में होती हैं, वो किस्में हमने देखी और किस्मों के बारे में हमने डिटेल जाना। 1 बाय 1 करके हमने वो किस्में जो हैं वो रीड आउट की। आपके सामने लेक्चर्स के ऊपर भी बात हुई उसके मतलब। इसमें हमने सबसे पहली जो किस्म देखी वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखा। उसके बाद हमारे पास जो आया वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आया।
उसके बाद हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आया। उसके बाद हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्दर फिर हमने इसको डिफ़ाइन किया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें फैक्ट्स, कोई हकीकत, कोई वाक़या बयान किया जाता है, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा हमारे पास आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा फ़िक्रा जो कि सवाल पूछता है और इस फ़िक्रे के इख्तिताम पर सवालिया निशान होता है। इस फ़िक्रे के इख्तिताम पर सवालिया निशान होता है, तो ऐसे फ़िक्रे को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह हम तीसरी कैटेगरी में आए, हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया फ़िक्रे। ऐसे फ़िक्रे जिनमें काम करने का हुक्म दिया जाता है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन जो है, आ सेंटेंस विच गिव्स डायरेक्शन, कमांड आर सजेशन। तो सिंपली हमारे पास फिक्रा आया, आ सेंटेंस विच गिव्स अ डायरेक्शन, कमांड आर सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसा फ़िक्रा, ऐसा जुमला जिसमें कोई हदायत दी गई हो, कोई समत मुतय्यन की गई हो किसी काम के मुताल्लिक़, कोई हुक्म जारी किया गया हो या कोई सजेशन मशवरा दिया गया हो, तो ऐसे फ़िक्रे जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे इसमें बात की गई है, लिसन टू सरशदाद। एग्जाम्पल दी गई है हमारे पास, हुक्म दिया गया सरशदाद की बात सुनो। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ड्रिंक वाटर, पानी पियो, डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, डू नॉट सिट डाउन, नीचे मत बैठो। अब देख रहे हैं, अब ये सारे हुक्मिया फ़िक्रे हैं, उनमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म दिया गया है। अब हुक्मिया फ़िक्रों की एक निशानी जो होती है वो ये होती है कि ये इनका जो बिगनिंग होता है, स्टार्ट होता है, वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से होता है। जितने भी हुक्मिया फ़िक्रे होंगे वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। हुक्म जब भी दिया जा रहा होगा वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से दिया जा रहा होगा। अभी मैंने आपके सामने कुछ इंस्टांसेस बोली, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कोट की हैं। आप देखा उसमें जितने भी थे सारी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू हुई थी। जैसे मेरे पास सिट डाउन, सिट फर्स्ट फॉर्म है, ओपन द विंडो, ओपन फर्स्ट फॉर्म है, शट द डोर, शट फर्स्ट फॉर्म है, राइट डाउन, लिखना शुरू करो, लिखो, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सारे फ़िक्रे जो हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो इसमें एक आपने जो लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन अपने जहन में बैठा लेनी है, उसमें यही है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से जो फ़िक्रे शुरू होते हैं, वैसे कॉमनली जो फ़िक्रे हैं वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं होते हैं, वो अमूमन सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। आप देखें जितने भी आप सेंटेंसेस करते हो तो सेंटेंसेस के बारे में आप यही जानते हो कि सेंटेंस वर्ब की सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन ये वाहद फ़िक्रे हैं जो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बराह रास्त इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ही आप देखो कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से फ़िक्रा शुरू हुआ है, एक चीज़। दूसरी आप उसमें देखो कि जी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म भी है और हुक्म भी दिया जा रहा है, इसमें हुक्म भी पाया जा रहा है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें, दो अलामात आप फ़िक्रे में देख लेते हो तो आप समझ जाएँ कि फ़िक्रा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसमें हुक्म पाया जा रहा है। अब उसमें मैंने दो चीज़ें डिस्कस कर दी हैं हुक्मिया फ़िक्रे के अंदर, एक तो उसका पॉजिटिव सेंस है और दूसरा उसका नेगेटिव सेंस है। तो पॉजिटिव सेंस में हुक्म दिया जा रहा होता है और नेगेटिव सेंस में हुक्म से डिने किया जा रहा होता है।
उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसे ना करने की बात की जाए। मैंने फॉर एग्जांपल बात की है, जैसे मैं बोलता हूँ यूज़ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करो। अब इसको मैं ये पॉजिटिव वे में था, अब मैं इसको नेगेटिव वे में बात करता हूँ। हम इसे नेगेटिवली डील करते हैं तो नेगेटिवली बात बनती है डू नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करो। तो ये बात हमारे सामने आई। तो नहीं, दो इसकी आगे मज़ीद फॉर्मेशन कह लें, काइंड्स कह लें कि जी हैं। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट कैटेगरी है सेंटेंसेस की काइंड की, जिसको हम आज बेसिक टारगेट हमारा यही था, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि ऊपर वाले लेक्चर्स जो पहले गए हैं उनमें ये सारी बातें हो चुकी हैं सेंटेंसेस के बारे में, काइंड्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, इसका देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सरप्राइज, एंगर, जॉय और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब बात क्या बनी हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस जॉय, एंगर और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसे फिक्रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं जो बयां करते हैं, जो इजहार करते हैं हैरानगी का, गुस्से का, खुशी का, या फिर उसमें बड़ी मजबूत किस्म की फीलिंग्स का एहसास होता है, उसमें मजबूत किस्म की फीलिंग्स पाई जाती हैं। तो ऐसे सारे फिक्रे जिनमें फीलिंग्स पाई जा रही होती हैं, जॉय पाया जा रहा होता है, एंगर का स्मेल आ रहा होता है, या आप सरप्राइजिंग कंडीशन को फील कर रहे होते हैं, तो ऐसे फिक्रे जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। हम इसे उर्दू में दुआया कलमात भी कह देते हैं। हमारे पास एक उर्दू की टर्म इस्तेमाल होती है दुआया कलमात, जिन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं जी, आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हुर्रा, है ना, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास अफसोस, ही इज फेल, हुर्रा वी आर हैप्पी, है ना। ये देखें आपको फिक्रे के अंदर स्मेल आ रही है, फ्लेवर आ रहा है ना, एक जॉयनेस का फ्लेवर आएगा, आपको फिक्रा खुद बताएगा, एक हैप्पीनेस का फ्लेवर देगा, एक आपको फिक्रा जो है वो खुद सरप्राइज़ की कंडीशन जो है वो मेंशन करेगा, सरप्राइजिंग कंडीशन जो है उसके अंदर आ जाएगी। तो जैसे ही वो सरप्राइजिंग कंडीशन आ जाएगी तो आप उसे महसूस करोगे कि फ़िक्रा जो है वो किस काइंड का है, उसमें वो फीलिंग्स पाई जा रही है, तो क्या है, तो वो चीज़ जो आएगी तो वो हमारे पास जो है वो उसका कंडीशन जो होगी वो हमारे पास जो होगी वो सारी इम्पेरेटिव या इंटेरोगेटिव या डिक्लेरेटिव, या फिर वो कंडीशन जो होगी हमारे पास लास्टली जो होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाली हो जाएगी। तो जब ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं तो हमारे पास ये टेंसेस की काइंड्स या टेंसेस की जिसे कह लें कि किस्में इकसाम जो कितनी हैं वो हम डील कर लेते हैं कि हमारे पास सेंटेंसेस की काइंड्स आ जाती हैं। 4 तरह की मैंने पहले ही बात की है, इसकी डिटेल एक्सपेरिमेंटेशन जो है हमने देख लिया। यानी कि आज तक के लेक्चर के अंदर हम बात करें तो अब तक के लेक्चर के अंदर हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या वजह है फंक्शनल इंग्लिश जो है वो सिलेबस का हिस्सा है, उसमें क्या क्या डील किया जाता है। उसके बाद हमने सेंटेंस देखा, सेंटेंस किसको बोलते हैं, फिर हमने देखा कि सेंटेंस की आगे काइंड्स क्या क्या हैं, फिर काइंड्स को मज़ीद आगे हमने डिफ़ाइन किया कि उन काइंड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास अभी तक का जो प्रोग्राम है, अभी तक के प्रोग्राम के मुताबिक सेंटेंस और फंक्शनल इंग्लिश
यानी कि यूँ बात करें कि आज के लेक्चर तक हमारे पास 3 सवालात जो हैं बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश पार्ट 1 के 3 सवाल जो हैं वो हम हल कर चुके हैं। उनमें व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन की हमने फिर बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डील किए और फाइनली हमने देखा काइंड्स जो हैं वो सेंटेंसेस की क्या क्या हैं। तो उसमें काइंड्स को हमने डिटेल डिस्कस किया। फिर हमने उससे पहले सेंटेंस को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, एक उसका प्रेडिकेट था और एक इसका सब्जेक्ट था। इसी तरह हमने सेंटेंस के बारे में पहले बात की कि सेंटेंस जो होता है तो उसके 3 हिस्से होते हैं। कॉमनली जब हम ग्रामर करते हैं तो ग्रामर के अंदर हम स्टार्टिंग फेज में जो लेते हैं बात, वो ग्रामर की सेंटेंस के 3 हिस्से देखते हैं। आपने देखा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है फाइल, वर्ब होता है और उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब बोलते हैं फेल को, और उसके बाद मफहूल या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यानी हमारे पास 3 चीज़ें हुई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर हमने इनकी डिटेल देखी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डिटेल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। हमने फिर सिंपल सेंटेंसेस को डील किया। आपको याद होगा साबका लेक्चर में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ऐसा फिक्रा जो इज़, एम, आर, वाज, वर के साथ प्रमोट होता है। मिसाल के तौर पे हमने इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी बयान किया था। अगर आपको याद होगा तो हमने ये बोला था कि ऐसा फिक्रा जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होता, एक्शन नहीं होता जिस फिक्रे में, तो हम उस फिक्रे को सादा जुमला बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो ऐसा जुमला जिसमें एक्शन हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, तो ऐसे जुमले को हम टेंस फेज में ले आते हैं। तो ये 2 फ़र्क पड़ जाते हैं। सिंपल फिक्रे में अमूमन स्टूडेंट गलती करते हैं उसे आइडेंटिफाई करने में। सादा जुमला जो है अक्सर तालिब इल्म सादा जुमला जो है उसको और टेंसेस के अंदर जब फिक्रा करते हैं उसमें बेसिक जो है ना डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है, उसको सही मायनों में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अंडरस्टैंड करना तो दूर की बात है, मैंने एक बड़ी चीज़ नोट की है, हमारे यहाँ ये तवज्जो ही नहीं दी जाती ना इतनी ज़्यादा। सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंसेस की जीज, उसके आगे फॉर्मेशन, उसके इन एंड आउट्स, उसके पार्सिंग डिवाइस सारे जो हैं वो तो बहुत दूर है हमारे यहाँ। हमारा स्टूडेंट जो है एक सरसरी सा जायज़ा लेता है और आगे प्रोसीड कर जाता है। तो यही वजह है कि BA FSC लेवल में भी आके बच्चा जो है वो सेंटेंसेस की बेस को कवर नहीं कर पा रहा होता है, वो बड़े फिक्रे बनाने के काबिल नहीं होता। वजह यही है कि उसमें शुरू में बेस जो है वो अच्छी सेट नहीं की होती। तो यही है हमारा प्रॉब्लम, यही हम नहीं बेस की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो जब तक बेस की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिक्रे जो हैं वो सेटलमेंट में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें बेस बनानी पड़ती है, और बेस हम बनी भी होती है हमारे यहाँ जो इलाके हैं, जहाँ तक मैंने नोट किया है अपने यहाँ पढ़ाते हुए लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे, कि ये बेस का बड़ा वाकई मसला है, बेस की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये वजह तो है, अब इस वजह की वजह से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे तालिब इल्मों को। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी दिलचस्पी लगानी पड़ेगी। मैंने पहले भी बात की है, कई बार कहा है बात, कि आपको चलाना नहीं आती कोई चीज़, आप शुरू करते हो दिलचस्पी के साथ चलाने की कोशिश करते हो, तो देखो कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद वो आना शुरू हो जाती है। बाइक की एग्जांपल ले लें, कार की एग्जांपल लेके, स्विमिंग की एग्जांपल ले लें, आ जाती है। लेकिन नहीं अगर कोशिश अच्छी करते तो नहीं आती है। तो इंटरेस्ट के साथ कोशिश होगी तो आ जाती है। लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम ही यही है, लैंग्वेज कोई भी हो उसका शुरू से प्रॉब्लम ही यही है कि लैंग्वेज उस वक्त तक नहीं आती जब तक उसे सीरियसली डील नहीं किया जाता, उसके साथ इंटरेस्ट कायम नहीं किया जाता। तो उसकी प्रैक्टिस ही है, और इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस करें, जितना इंटरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव होती जाएगी। और देखें आप चंद दिनों में उसके पार्सिंग डिवाइस सब कुछ आना शुरू हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारा एक फिनोमिनल वर्ड जो है वो जो है आपकी मटेरियल वर्ड में तब्दील हो जाएगी। आप खुद कहोगे कि जी हाँ बिल्कुल है। तो ये चीज़ है हमारे यहाँ।
मैं इसकी एग्जांपल अमूमन बात कर देता होता हूँ, अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि जी हमारे यहाँ ना मशरक़ी इलाका बरसगीर के इलाकों में ना बच्चे की पैदाइश के ऊपर बड़ी खुशी मनाई जाती है, बड़े ढोल बजाए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की कर दी जाती हैं। अगर जो बच्चे को हल्का सा पोलियो क्यों नहीं होता, उसके पोलियो को तवज्जो नहीं दी जाती, इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें वो बढ़ता जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर तवज्जो दी जाती है, वो बुरा लगता है, वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है या उसकी बाजू जो है वो टेढ़ा है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से वो तो उस चीज़ को फील किया जाता है। तो पेरेंट्स अब बड़ा हो गया, अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अब वालिदैन तवज्जो दे रहे हैं। तो तवज्जो किस किस्म की दे रहे हैं, वालिदैन ये दे रहे हैं कि अब किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं कि इसकी वो पोलियो का जो है एलिमेंट वो सही हो ले। तो वो हकीम क्या करता है जी, हकीम जो है उसे कोई मालिश के लिए तेल, कोई मजून, कोई इस तरह की चीज़ें दे देता है। अब वो मदर जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को लगाया हुआ है इस काम के ऊपर, वो पॉलिशिंग हो रही है, मालिशिंग हो रही है, वो पॉलिशिंग कर रहे हैं और वो सिलसिला चलता जा रहा है। अब जितनी देर तक वो होती रहती है, बच्चा कहता जी रिलैक्स है थोड़ा थोड़ा, जैसे वो छूट जाती है फिर प्रॉब्लम आ जाती है। वो तो नहीं सही हो सकता ना, पोलियो कहाँ सही हो सकता है, पॉसिबल टास्क है। अब उसके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट से भी हल नहीं होगा मसला। तो सेम ये बात मैं जो कर रहा हूँ आपका इंग्लिश में ऐसे ही है। इंग्लिश का मसला जो हमारा वो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे यहाँ इंग्लिश को ऐसे ही डील किया जाता है, इंग्लिश पे तवज्जो दी नहीं जाती, बच्चों को भगाई जाते हैं, भगाया जाता है, पढ़ता जाता है। पर जब वो बड़ा क्लास में हो जाता है, बड़ी क्लास आ जाती है, बड़ा कंसेप्ट आ जाता है उसके पास, तो फिर जी वो इंग्लिश उसे समझने लगती है। तो फिर बच्चा क्या कोशिश कर रहा है जी, अब वो मुख्तलिफ लैंग्वेज, शार्ट कोर्सेस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने की कोशिश करता है। कभी किसी इंस्टीट्यूट को देख रहा है कि वहाँ जाके कुछ हज़ार रुपये दे के स्पोकन की क्लास, ग्रामर की क्लास ले रहा है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में या अदारे में जाके वो स्पोकन लैंग्वेजेस धड़ाधड़ लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। अब उससे बात की जाए इस बच्चे से, तो जितनी देर तक वो कर रहा है, जितनी देर तक वो कर रहा है, तो उससे बात ही वो कहेगा हाँ जी बड़ी बात बन रही है, मज़ा आ रहा है, इंग्लिश आ रही है। उतने दिन तक वो सेटिस्फाइड रहेगा, मुतमिन होगा। लेकिन जैसे ही वो छोड़ता है तो उसकी हालत उसी बच्चे की जैसी हो जाती है जिसने वो, मैंने बात की ना पोलियो वाला बच्चा जिसने तेल मालिश करना छोड़ दी। जैसे वो 3 माह का 2 माह का कोर्स कर लिया, घर पे आ गया, छोड़ दिया, फिर वापस वही हाल में तब्दीली आई ही नहीं है, क्योंकि असल में शुरू से बेस ही डिस्टर्ब की हुई थी, बेस ही सेटल नहीं थी, प्रॉब्लम वहाँ था। तो लिहाजा ये, या मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है वही मैंने कहा ना कि ऑपरेशन। अब सीरियसली अच्छे अंदाज के साथ उसको ऑपरेट किया जाए, अब अच्छे अंदाज सीरियसली अंदाज से उसको पढ़ा जाए, डील किया जाए, तो आ जाएगी, क्यों नहीं आती, आ जाएगी। बेस नहीं बनी तो बेस बना लेते हैं। यही प्रोग्राम्स के यही पहलू हैं हमारा शुरू से देख लें, क्लासेस में भी यही प्रोग्राम के पहलू होते रहे कि हम लोगों ने इस बात को कवर करने की कोशिश की है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, अब कर लेंगे। तो ये ऐसे ही है, लैंग्वेज के बारे में ऐसे ही है। मैंने पहले भी कहा कि लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए तो फिर आप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़ी केयर के साथ, तवज्जो के साथ आप ड्राइविंग सीखते हैं तो फिर आ जाती है। शुरू में नहीं आती है, आखिरकार आ जाती है, जब आ जाती है तो फिर आ जाती है, तो ये करनी पड़नी है। तो हमारे यहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये सिस्टम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट का है। बाकी लैंग्वेज फ़ॉरेन हो, कोई भी हो, लैंग्वेज होती है, सीखने में हर्ज वाली बात नहीं है। अपनी ज़ुबान तो अपनी है ना, वो नेशनलिटी है, इसे सीखने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इसे सीखें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसका कि जो मॉडर्न लैंग्वेज होती है उसमें बेसिकली उस वक़्त का मॉडर्न नॉलेज पाया जाता होता है। जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद उलूम जो होते हैं वो उस ज़बान में ट्रांसफ़र कर दिए जा चुके होते हैं। इसलिए मॉडर्न लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपके इल्म में इजाफा होता है,
इस्तेमाल तो आप ये कहाँ करना है, इस्तेमाल इसका होता ही नहीं, इसका इस्तेमाल बड़ा ही कम होता है। प्रोफेसर हज़रात यूनिवर्सिटियों में देख लें, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैं एमफिल की क्लास, मैं जब बीइंग स्टूडेंट था उस वक्त एमफिल की क्लास लिया कर, उसमें टीचर पंजाबी में भी आगे पढ़ा जाते थे, उर्दू में पढ़ा जाते थे, इंग्लिश में भी पढ़ा जाते थे। तो बात यह है कि इसका इस्तेमाल हमारी लैंग्वेज नहीं है, इसका इस्तेमाल वो उतना नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करना है वो देखना है इल्म हासिल करने के लिए। क्यों? आज का जो जदीद नॉलेज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी जदीद ज़ुबान के अंदर पाई जाती है, कन्वर्ट की जाती है। तो लिहाजा इसको सीखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जदीद लैंग्वेज सीखते हैं, और सीख के फिर उसको अपने इल्म को, अपनी ज़ात को जो है, पर्सनालिटी को इन्हांस किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो इसमें इसलिए में कोई हर्ज वाली बात नहीं है आप, लेकिन आपका ओरिजिनल टेंट जो है वो मैं अमूमन बात करता हूँ, वो आपका ओरिजिनल टेंट जो है वो आपका दीन है। आपका ओरिजिनल टेंट जो है वो आपका दीन है। उस टेंट से ना पीछे हटें। अपने टेंट में रह के आप जितनी मर्जी लैंग्वेजेस सीखें, आप जितनी मर्जी डायरेक्शंस हैं उनकी तरफ देखें जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल टेंट को ना छोड़ें। ओरिजिनल टेंट आपका दीन है, उसके अंदर रह के वर्किंग करनी है, और उसी को कोशिश जो होगी आपकी, जो आपका सारा बेंट ऑफ माइंड होगा वो सिर्फ एक ही होगा कि इन सारी कोशिशों का जो एंड है, जो सारी कोशिशों का जोहर है सीखने का, सिखाने का, वो यही है कि जी आपने अपने दीन, आपने अपने मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुकूमत, अपने दीन की हिफाजत, हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में नाफिज करने की कोशिश, ये है आपका असल टेंट। इंसान इस दुनिया में जो आया है वो तो इसी मकसद के लिए आया है कि जो कुछ सीखना है, जो कुछ सिखाना है, जो भी यहाँ पे है, वो सारे का सारा मरकज़ उसका जो होगा, वो आपका बेसिक टेंट जो है, वो मैं बार बार कहा कि वो जो होगा वो वही रज़ाए इलाही का असूल। इंग्लिश सीखें, उर्दू सीखें, पंजाबी सीखें, जो मर्जी ज़ुबानें सीखें, फंक्शन जो है, ओरिजिनल एसेंस जो है वो रज़ाए इलाही का हसूल होगा। तो देखिए, हर चीज़ खुद बहुत आती भी है, और हर चीज़ के अंदर एक तकवीयत भी पैदा होती है। आपको वो चीज़ जो है कि इंस्पिरेशनल वर्किंग बन के आपके सामने आती है, दूसरों को भी आपके लिए कारगर साबित करती है। बहरहाल मैं बता रहा था, आज हमारे टेंसेस का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ कि इसमें हमने टेंसेस के 3 सवाल जो हैं उन्हें कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, देख लिया, और फिर मज़ीद जो है टेंसेस की काइंड्स जो है उनके भी डेफिनेशंस के साथ, इन्हेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ जो है हमने उसको समझ लिया। बात ये करने की है फाइनली कि जी आप कोशिश करें इन एग्जांपल्स को मोटिवेट करें, और हमारे लेक्चर में तो बस सरसरी कह लें कि गुफ्तगू ही होती है ना, आपको गाइडलाइन देना मकसूद होता है। तो इस गाइडलाइन के ऊपर आप मज़ीद वर्किंग करें। वर्किंग कैसे होगी इस चीज़ को देखें जी, आप प्रैक्टिस करें, मैथ की तरह प्रैक्टिस करें। अब जो एग्जांपल्स आपको दी हैं, ये एक एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है, आप इस 1 या 2 एग्जांपल्स को पकड़ें और इस जैसी 2, 3, 4 एग्जांपल जो हैं वो लें। मेरे बी कॉम की क्लास जब मैं पढ़ाता था क्लास में, तो उस वक्त यही रूल्स चलते थे कि जी आपको एक एग्जांपल दी जाती थी, और आप स्टूडेंट जो है वो क्या करते थे जी, आगे उनको कहा जाता था कि इस जैसी 3 या 4 एग्जांपल मुझे उसी वक्त पेजेस के ऊपर बना के दिखाएं। तो स्टूडेंट दिखाते थे, बड़ी अच्छी वर्किंग करते हैं। तो वही समझ लें कि आपका ये क्लासरूम वर्क ही हो रहा है, आप समझ लें कि फ़िज़िकली क्लास ही अटेंड कर रहे हैं आप लोग। तो इसको उसी एंगल से करें, मैथ की तरह वर्किंग करें, इसकी प्रैक्टिस करें, उनको रूटीन वर्क में लेके आएँ आप फ़िक्रों को ना। आप रूटीन वर्क में लेके आओगे फ़िक्रों को, तो फ़िक्रे ऑटोमेटिकली जो होंगे एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी लुक जो है वो आपको देंगे, और जब आपको अच्छे लगेंगे आपको तो